Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is body of fungi, which is the second topic of this chapter. So let's move on to the next slide and let's start this topic. So basically आज के हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है बॉडी ऑफ फंगस. बेसिकली आज हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या फंजाई के स्ट्रक्चर में वैरायटी होती है, अगर होती है तो वो वैरायटी किस किस किस्म की होती है. सो बेसिकली आज हमने बॉडी ऑफ फंजाई डिस्कस करनी है कि फंजाई की बॉडी कैसे होती है, किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, वो तमाम स्ट्रक्चर्स, वो तमाम फॉर्म और वो तमाम अरेंजमेंट जो है वो बेसिकली आज हम इसकी बॉडी रिलेटेड डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से. वो ये कि बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू पॉइंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. पूछा जाता है कि बॉडी ऑफ फंगस को क्या कहते हैं, तो माइसीलियम कहते हैं उसको, बॉडी ऑफ फंजाई को. तो जो उनका स्ट्रक्चर होता है पूरी कंप्लीट बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं. अब इस माइसीलियम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम देख लेते हैं. हाइफी आ जाता है. देखिए हाइफी मैंने पीछे भी आपको जब डायग्राम्स दिखाई थी मशरूम की, ट्रफल्स की और मोरल्स की, तो मैंने आपको कहा था कि जो हाइफी का स्ट्रक्चर होता है ना, हाइफी के स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट की वजह से ही वैरायटी बनती है फंजाई की. बेसिकली अगर हम मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम के स्ट्रक्चर इसलिए मशरूम की तरह है क्योंकि उनकी जो हाइफी की अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिकली राउंड है. और हमने जैसे मोरल्स देखे थे तो हमने कहा उनका कुछ थोड़ा सा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है. क्यों? क्योंकि उनकी जो हाइफी की अरेंजमेंट है वो इलोंगेटेड होती है. चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देती हूँ. वो ये कि जैसे आपको पता है कि धागे हैं ना, धागे, तो उनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट ही चीज़ों की आप कह सकते हैं शक्ल को वजह बनती है. जैसा कि कुछ जो है वो धागे की अरेंजमेंट स्वेटर बना देती हैं, कुछ धागे की अरेंजमेंट शर्ट बना देती हैं, कुछ धागे की अरेंजमेंट बेडशीट बना देती हैं, कुशन बना देती हैं. तो बेसिकली धागे की डिफरेंट अरेंजमेंट ही नए स्ट्रक्चर को ओरिजिनेट करती. होते तो वो धागा ही है ना, हर जितना कपड़े की वैरायटी आप देख लें होते तो उसमें धागे ही, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. तो यहाँ ये पॉइंट आपको अब याद रहेगा कि हाइफी की अरेंजमेंट की वजह से ही वैरायटी बनती है फंजाई की. क्लियर है? तो अब हमने वो हाइफी डिस्कस करनी है. मतलब आप फनी एग्जांपल देख लें कि अगर माइसीलियम एक शर्ट है तो हाइफी उसका धागा है. क्लियर है? तो पूरी की पूरी माइसीलियम में से एक छोटा सा पॉइंट जो है वो हाइफी अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मिलके जैसे धागा मिलके शर्ट बनती है ना, इसी तरह हाइफी के जो स्ट्रक्चर मिलके माइसीलियम मतलब बॉडी ऑफ फंगस बनाती है. तो अब हमने वो छोटा पॉइंट डिस्कस करना है जो कि माइसीलियम में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है. वो हम देखते हैं कि हाइफी कहते हैं कि हाइफी पैक्ड टुगेदर. अब वो ऐसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में पैक होते हैं या आप कह सकते हैं अरेंज करते हैं अपने आप को. ऑर्गेनाइज भी एक लफ्ज़ लिखा है कि ऑर्गेनाइज करते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में. और वो कम्प्लेक्स जब ये अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज करते हैं हाइफी अपने आप को, तो वो फिर मशरूम बनते हैं, पफ बॉल्स बनते हैं, मॉलल्स का स्ट्रक्चर बनता है. तो बेसिकली वो हाइफी की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से डिफरेंट हमने यहाँ वेराइटी डिस्कस की. क्लियर है? विच कैन एक्सपैंड रैपिडली. और ये इनके पास एक वैरायटी होती है कि जो हाइफी होती है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है रैपिडली ग्रोथ करने के लिए. वो बहुत ज़्यादा हद तक एक्सपैंड करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि हाइफी के स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है. अच्छा, यहाँ मैंने आपके साथ एक मशरूम की डायग्राम शो की है. ये मशरूम है. बेसिकली ये हाफ स्ट्रक्चर जो मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया और हाफ जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका प्लेन होता है, लेकिन अगर हम इसको कट करके आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हाइफी जो है वो ये इस तरह का धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक स्पेसिफिकली उन्होंने एक अम्ब्रेला लाइक अरेंजमेंट ली और उसके बाद वो मशरूम बना. क्लियर है? तो हम यही चार चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. यीस्ट की अगर हम बात करें तो यीस्ट नॉन मोटाइल है. क्लियर है? नॉन हाइफल यूनिसेलुलर है. अब यीस्ट की बात करें तो यीस्ट जो है उनमें स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता हाइफी का, तो वो नॉन हाइफल फंजाई है और वो एक सेल पे मुश्तमिल है, इसलिए हम उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं. तो ये यीस्ट रिलेटेड आप डिटेल देख लेंगे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ. अगर हम वो शर्ट की बात करें थे ना, तो कहते हैं कि हर शर्ट में या हर स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई में, हर बॉडी ऑफ फंजाई में माइसीलियम जो है उसमें लॉन्ग मतलब लंबूतरे, सिलेंडर, ब्रांच, ट्यूबुलर, थ्रेड लाइक या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर या फिलामेंट मौजूद होते हैं जिसको हम हाइफी बोल रहे हैं. मैंने हाइफी की ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल बता दी. वो ये कि हाइफी ऐसा आप धागा कह लें होता है जो डिफरेंटली अरेंज करके डिफरेंट कपड़े की शक्ल बनती है, डिफरेंट वैरायटी बनती है कपड़े की. हमने माइसीलियम की बात की कि माइसीलियम ऐसा कपड़ा है जिसमें हाइफी जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट शो करने के बाद उनकी वैरायटी बनती है. तो वो हाइफी में हमने कह दिया कि वो लॉन्ग, सिलेंडर, ब्रांच, ट्यूबुलर, थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है जो कि माइसीलियम में मौजूद होता है. क्लियर है? तो ये पॉइंट हमने देख लिया. आप कहते हैं कि स्प्रेड फैलता है वो सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम. अब सबस्ट्रेटम क्या होता है? बेसिकली सबस्ट्रेटम वो एरिया है जिस पे फंजाई ग्रो करती है. क्लियर है? वो एरिया कोई भी हो सकता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई हार्ड सरफेस हो सकती है, या आप कह सकते हैं कुछ मॉइस्ट सरफेस हो सकती है. सो बेसिकली वो सरफेस एरिया या वो एरिया जहाँ
फंजाई या फंगस ग्रो करती है उसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो माइसीलियम है जिसमें हाइफी का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो वो जो है वो एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम पे ग्रो करती है। तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा, जिसमें हमने माइसीलियम डिस्कस किया, हाइफी डिस्कस किया, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया हाइफी का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फर्दर देखते हैं अब वो वेराइटी, मैंने आपको कहा था ना कि अगर इनकी कोई वेराइटी होगी, इनकी अरेंजमेंट की वेराइटी, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब इनकी कुछ वेराइटी है अरेंजमेंट रिलेटेड, वो हम देखते हैं जो कि इनको डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। टाइप ऑफ हाइफी की बात करेंगे, हाइफी में भी किस्में होती हैं, क्लियर है। हम अब बेसिकली हम वो धागा डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं हल्के धागे नुमा स्ट्रक्चर। तो अब इनमें से हम एक धागा, आप कह सकते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हाइफी हम उसको बोलते थे, उसकी हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइफी। हाइफी की दो किस्में होती है, दो डिफरेंट टाइप होती हैं। अब टाइप का मतलब होता है कि इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। एक को हम सबस्ट्रेट हाइफी बोलते हैं, दूसरे को नॉन सबस्ट्रेट कह रही हूँ, सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, दूसरे को नॉन सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। अब सेप्टेट हाइफी और नॉन सेप्टेट हाइफी, जिसको ए सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें ना सेप्टेट हाइफी की, तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनके सेंटर में क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं, उनके सेंटर में क्रॉस वॉल मौजूद होती हैं। आप देख सकते हैं ये हाइफी का हमने स्ट्रक्चर लिया जो कि सेप्टेट हाइफी है, ठीक है। इनकी डिफरेंट वैरायटी है, एक डिफरेंट टाइप जिसको हमने कह दिया सेप्टेट हाइफी का। तो कहते हैं कि इस हाइफी में बेसिकली क्रॉस वॉल्स होती हैं, और वो इस तरह का हाइफी का स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्रॉपर क्रॉस वॉल होती है, और ये आप जो डॉट्स देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। अब एक, आप कह सकते हैं एक सेल में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है। तो बेसिकली ये सेप्टेट है, जिसमें आपने अभी तक यही देखना है कि क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं। जिसमें ए सेप्टेट हाइफी हो गया, या जिसको हम नॉन सेप्टेट हाइफी बोलते हैं, उसमें ये क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती। अब हम इन दोनों की डिटेल वन बाय वन इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेप्टेट हाइफी को डिस्कस करते हैं। सेप्टेट हाइफी डायग्राम आपके माइंड में है, वो हाइफी जिसमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अब सेप्टेट हाइफी की जो टाइप है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स। इनको हम क्रॉस वॉल से डिवाइड करते हैं, और उसको हम सेप्टा बोलते हैं, और एक सिंगल को हम सेप्टम बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये आपको जो सेंटर वाली एक लाइन नजर आ रही है ना, जो दो डिफरेंट पोर्शंस में कन्वर्ट कर रही है, तो ये जो सेंटर वाली एक लाइन है, उसको हम एक सिंगल को हम सेप्टम बोलते हैं। और बहुत सारी जो आपको काफी सारी नजर आ रही है, तो ये तमाम की तमाम सेप्टा है, क्लियर है। चलें जी, सेप्टा समझ आ गई, सिंगल सेप्टम हो गया। अब वो कहते हैं इन टू इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग वन और मोर सेल्स मोर न्यूक्लियाई, के मतलब एक सेप्टा जो है वो सेल में डिफरेंट, आपको कह सकते हैं क्रॉस वॉल्स हैं, जिसमें वो डिफरेंट उसको डिवाइड कर रहे हैं। और कहते हैं कि वो एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में, सेप्टेट की हाइफी में, क्लियर है। नेक्स्ट अब हमने इनकी इंपॉर्टेंस देखनी है कि जो सेप्टा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सेप्टा मतलब वो जो क्रॉस वॉल्स थी उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों क्रॉस वॉल होती है, क्या उनका रोल है, क्या वो इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो तमाम की तमाम डिटेल देखते हैं। कहते हैं कि सेप्टा की बात करें ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई, सेप्टेट फंजाई मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट वाली फंजाई जिसमें क्रॉस वॉल होती है, उसकी अब हम वो क्रॉस वॉल जिसको हम सेप्टा बोलते हैं वो डिस्कस करें। कहते हैं कि सेप्टा की एक इंपॉर्टेंट बात या एक इंपॉर्टेंस ये होती है कि सेप्टा में ना पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब सुराख होते हैं। अब वो जो डिफरेंट आपको सेप्टा में सुराख होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, एक सेल से दूसरी जगह सेल में साइटोप्लाज्म को मूव करवाने में वो पोर्स हेल्प करते हैं जो सेप्टा के अंदर मौजूद होते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई हैव पोर्स थ्रू विच साइटोप्लाज्म फ्लो फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब एक सेल से दूसरी सेल में साइटोप्लाज्म जो है वो इजीली मूव कर सकता है सेप्टा के थ्रू भी। क्यों? क्योंकि उस सेप्टा में पोर्स होते हैं। अब होता ये है, अब जब साइटोप्लाज्म मूव करता है ना एक सेल से दूसरी सेल में, तो बेसिकली वो साइटोप्लाज्म अगर उनको अबंडेंट और टेम्परेचर फेवरेबल मिले, पानी अबंडेंट हो, वाटर अबंडेंट हो, टेम्परेचर फेवरेबल हो, तो फूड उस कंडीशन में होता ये है कि वो साइटोप्लाज्म अपने अंदर न्यूट्रिशन या फिर अपने अंदर मटेरियल्स को लेके ग्रोइंग टिप की तरफ मूव करता है। और जिसकी वजह से होता ये है कि वो जो हाइफी का स्ट्रक्चर है ना वो रैपिडली ग्रो करता है, जिसकी वजह से ये जो किसी भी टाइप की फंजाई आप कह सकते हैं कि वो फिर रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं, या वो रैपिडली प्रोड्यूस करके अपनी या नंबर में इंक्रीज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं साइज में या फिर लेंथ में इंक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया। चलें जी, सेप्टेट हाइफी मैं 1 मिनट का आपको ओवरव्यू दे दूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपकी वो जो है वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सेप्टेट हाइफी क्रॉस वॉल वाले हाइफी जिसमें क्रॉस वॉल होती है। अब उस क्रॉस वॉल का हमने फंक्शन देखा वो ये कि इनमें कुछ
पोर्स होते हैं उनके सेप्टा में जो कि हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म को सेल टू सेल मूव करने में। और अगर तो उनको अबंडेंट वाटर और टेम्परेचर सूटेबल मिलता है तो साइटोप्लाज्म अपने अंदर कुछ मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स को लेके उन ग्रोइंग टिप की तरफ मूव करता है जो कि हाइफी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? अब हमने ना नेक्स्ट नॉन सेप्टेट हाइफी डिस्कस करनी है, उससे पहले यहाँ आपके एक साइड ब्लॉक में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में एक यहाँ पॉइंट डिस्कस किया। हम देखेंगे कि क्या एक आर्मिलेरिया जो है वो हमने फंजाई डिस्कस करनी, क्या वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। अब ये मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी और आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको लग रहा है। मैं आपको यहाँ भी बता दूंगी कि क्या ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है कि नहीं। अच्छा जी, पहला पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट रिलेटेड वो ये है कि अ सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू अ किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली वन डे। कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन में न्यू हाइफी जो है वो 1 किलोमीटर तक ग्रो कर सकती है। लेकिन हम बात सिर्फ एक सिंगल माइसिलम, मतलब एक सिंगल बॉडी ऑफ फंजाई, एक सिंगल फंजाई की बॉडी जो है वो एक दिन में 1 किलोमीटर ग्रो कर सकती है अगर तो उनको कंडीशन सूटेबल मिलती है। नेक्स्ट वो एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर कोलोन ऑफ आर्मिलेरिया। ठीक है, आर्मिलेरिया जो है बेसिकली वो पैथोजेनिक फंजाई है। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे भी कि वो कॉनिफर्स को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं। तो वो जो पैथोजेनिक फंजाई है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो पैथोजेनिक फंजाई है जिसको हम आर्मिलेरिया बोलते हैं, ये ग्रो करती है। और ग्रो कितना करती है? कहते हैं कि 15 हेक्टर्स तक ग्रो करते हैं। और एक हेक्टर जो है वो 10,000 पर मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। तो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा स्पीड से ये आर्मिलेरिया जो है वो ग्रो करते हैं। अब क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, बहुत जल्दी से, बहुत स्पीडली ये ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि क्या ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। तो माना जाता है कि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है। आर्मिलेरिया इज अ पैथोजेनिक फंगस। ये एक पैथोजेनिक फंगस है जो कि कॉनिफर्स को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं। तो बेसिकली ये हमने डिटेल डिस्कस की। अब वो कह रहे हैं खुद, कुड इट बी अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो सकता है? आप बताएं, हो सकता है कि नहीं। चलिए जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे नलकी है ना, नलकी, मैंने उसमें से धागा सारा निकाल लिया। ठीक है, अब अगर हम उस धागे को दूर तक ले जाएं तो वो तो कितना ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो कवर कर लें। ठीक है, लेकिन अगर हम उस धागे को कवर करते हैं या उसको इकट्ठा करते हैं तो वो बिल्कुल छोटी सी जगह घेर लेते हैं। क्लियर है? तो ये क्योंकि फंगल हाइफी है और क्योंकि इनमें हाइफी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, तो ये आप कह सकते हैं फैल तो काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, लेकिन इनके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इनके जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, रिजिड है, जो इनको लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का खिताब देने। तो ऐसा नहीं होता। ये आप कह सकते हैं लार्जेस्ट सरफेस एरिया ज़रूर घेरते हैं कि 1 मीटर तक ये ग्रो कर सकते हैं एक दिन के अंदर, मतलब इतना ज़्यादा ये सरफेस एरिया घेर लेते हैं। लेकिन हम बात करें जैसे ब्लू वेल है, ब्लू वेल जो है वो लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। उसकी सरफेस एरिया कितनी ज़्यादा है, वो ना सिर्फ सरफेस एरिया घेरता है बल्कि उसकी बॉडी भी जो है वो साइज में भी ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये कुछ डिफरेंस जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर लिया, आर्मिलेरिया डिस्कस कर लिया, उसको कुछ पॉइंट्स देख लें कि कितना वो ग्रो करता है, क्या डिटेल है, किसको वो इफेक्ट करता है, क्यों उसको हम पैथोजेनिक फंजाई बोलते हैं। वो तमाम की तमाम डिटेल जो है वो यहाँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ये मैंने डायग्राम भी देख ली कि ये है वो खूबसूरत हस्ती जो कि एक दिन में 1 मीटर ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से माना जा सकता है कि ये लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये अगेन ये एक मसला ही चल रहा है कि कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ इसको लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, क्योंकि ये लेंथ वाइज हैं, एरिया ज़रूर घेरते हैं, लेकिन हम इनको साइज वाइज नहीं कह सकते कि लार्जेस्ट। अब हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है आज की स्लाइड का, वो ये है कि नॉन सेप्टेट हाइफी। अब हमने बेसिकली सेकंड टाइप डिस्कस करनी है हाइफी की, जो कि नॉन सेप्टेट है। अब नॉन सेप्टेट हाइफी में कहते हैं कि सेप्टा मौजूद नहीं होता, लैक सेप्टा। अब सेप्टा मौजूद नहीं होता तो इसमें क्या होता है कि ये सेपरेशन नहीं होती इनमें सेल टू सेल, तो इंडिविजुअल सेल्स में ये सेल कन्वर्ट नहीं होता बल्कि सिंगल एलोंगेटेड सेल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके सेंटर की जो डिवीजन थी जिसको हम क्रॉस वॉल्स बोलते हैं वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनमें इंडिविजुअल सेल्स नहीं बनते। ये एलोंगेटेड सेल होता है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, मतलब काफ़ी सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये लार्ज सेल होता है जिसमें काफ़ी सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं। आप कह सकते हैं लार्ज सेल विद मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो इस किस्म की हाइफी को हम कोइनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोइनोसिटिक हाइफी क्या होती है। तो कोइनोसिटिक हाइफी बेसिकली नॉन सेप्टेट हाइफी को बोलते हैं जिसमें सेंटर में क्रॉस वॉल या सेप्टा मौजूद नहीं होता जो कि डिफ्रेंशिएशन कर सके सेल टू सेल। यही वजह है कि इस किस्म की हाइफी जो है वो इलोंगेटेड एक सिंगल लार्ज सेल होता है जिसमें काफ़ी सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इस किस्म की लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल रखने वाला सेल को या हाइफी को हम कोइनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। स्ट्रक्चर आप फिर देख लीजिए, आपकी हसरत ना रह जाए कि कैसा है।
चलिए जी, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, वो ये कहते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ फंगस ग्रोइंग थ्रू द सेपरेट, वो सेपरेट या सेपरेटम जिसके ऊपर सबस्ट्रेटम जिसके ऊपर फंजाई ग्रो कर रही थी, कहते हैं कि उसमें तमाम के तमाम पार्ट्स फंजाई के, हम कहते हैं कि वो तमाम के तमाम पार्ट मेटाबोलिकली एक्टिव होते हैं। तो मेटाबोलिकली एक्टिव होते हैं क्यों? क्योंकि वो फिर ग्रो कर सकते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि नॉन सेप्टेट हाइफी में ना, क्योंकि सेंटर में क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होती, तो बड़ी ही आसानी से साइटोप्लाज्म जो है वो मूव कर सकता है इस लार्ज सेल के थ्रू, जिसमें होता यह है कि न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये ग्रो जो है वो ज़्यादा जल्दी हो सकता है। अब मैं आपको कंपैरिजन करवाती हूँ नॉन सेप्टेट का सेप्टेट के साथ। सेप्टेट में सेप्टा मौजूद था, सेंटर क्रॉस वॉल मौजूद थी जिसमें पोर्स थे। अब पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म जो है वो सेल टू सेल मूव कर रहा था, और वो फिर टिप पे मौजूद होके, जो फिर ग्रोइंग टिप थी वहां मौजूद होकर उसको फिर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रोथ शो करता था। लेकिन यहाँ तो क्रॉस वॉल है ही नहीं। अब कहाँ क्रॉस वॉल में छोटे छोटे पोर्स और वहां फिर साइटोप्लाज्म मूव करना था। यहाँ क्योंकि क्रॉस वॉल ही नहीं, इसीलिए यहाँ साइटोप्लाज्म इफेक्टिवली मूव करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है मटेरियल्स को थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में, जिसकी वजह से इनकी जो है वो स्प्रेडिंग बहुत एक्सटेंसिव स्पीड से ये ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इस किस्म की हाइफी में एनॉर्मस कहते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया भी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर है? तो जो नॉन सेप्टेट हाइफी हैं उनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सेंटर में क्रॉस वॉल नहीं होती, पोर्स मौजूद नहीं होते, क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा स्पीडली जो है वो मूव करता है न्यूट्रिएंट्स को या मटेरियल्स को लेके, और सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है इस किस्म की हाइफी के पास एब्जॉर्प्शन के लिए, जिसकी वजह से जब उनको फूड मिलेगी, न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो फिर ग्रोथ भी ज़्यादा जल्दी शो करेंगे और ज़्यादा शो करेंगे। सेल वॉल की बात करें तो कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, लेकिन उसके बरक्स जो है वो अदर सेल वॉल आपने देखा, जैसे प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है। अब एक इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ सेल वॉल का वो ये है कि जो फंजाई की सेल वॉल है ना, जिसको हम काइटिन बोलते हैं, वो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, रेजिस्टेंट कैपेसिटी, कि वो बहुत बुरी हद तक दूसरी सेल वॉल्स को अफेक्ट कर सकती हैं। मतलब अगर फंजाई ने किसी पे इफेक्ट करना है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल फंजाई ने अगर किसी प्लांट पे इफेक्ट करना है, ठीक है, अब उस प्लांट पे जाके ये उनकी सेल वॉल में मौजूद सेलुलोज को डिके कर देंगे। क्लियर? तो इनके अंदर जो मौजूद सेल वॉल के अंदर मौजूद काइटिन होती है, वो जो है वो मोर रेजिस्टेंट होती हैं और वो डिके कर देती है प्लांट सेल वॉल के सेलुलोज को या लिग्निन को या किसी भी अदर सब्सटेंसेस को, क्योंकि काइटिन के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट कैपेसिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो दूसरों को इफेक्ट करके अपना बहुत इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरी पूरी प्लांट क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि सेल वॉल डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपना इफेक्ट वहाँ छोड़ देते हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा आज के लेक्चर का, वो ये कि ऑल फंगल न्यूक्लाई आर हैप्लॉइड। अब ये पॉइंट एमसीक्यूज है, वो ये कि तमाम की तमाम ना फंगल न्यूक्लाई जो है ना वो हैप्लॉइड है। जैसे मैंने पीछे आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाए थे ना, वो जो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट में फंगल हाइफी के अंदर मौजूद वो जो न्यूक्लाई थे, कहते हैं कि वो तमाम के तमाम न्यूक्लाई बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन वो फिर डिप्लॉयड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इन्होंने डिप्लॉयड जाइगोट में कन्वर्ट होना है ड्यूरिंग सेलुलर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेलुलर कह रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो सिंगल जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थी फंगस की, वो फिर डिप्लॉयड जाइगोट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूक्लियाई रिलेटेड, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो बेसिकली यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई या फिर बॉडी ऑफ फंगस डिस्कस किया, जिसमें हमने माइसीलियम पॉइंट डिस्कस किया, हाइफी डिस्कस किया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे हमने, फिर उसमें तमाम की तमाम स्ट्रक्चर देखने के बाद इसकी टाइप्स देखी, अरेंजमेंट देखी, उसके बाद हमने इनकी डिटेल देखी कि क्या डिटेल है, लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको आज मलेरिया बोलते हैं, उसकी तमाम की तमाम डिटेल देखी, नॉन सेप्टेट हाइफी। सो दिस इज इट। हमने